हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी के लिए कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, आज आप सबका सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसमें कुल 25 क्वेश्चन शामिल हैं और प्रत्येक क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट हैं। तो आप सब जान सकते हैं आप सबका आज कितना क्वेश्चन होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सब वीडियो को लाइक और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, जिससे आप सबको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सबको एक जानकारी बता दें। यदि आप आगामी जून असिस्टेंट या एजीटीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सबका एग्ज़ाम लगा है, तो आप सब डीप में यूपीजी के और कंप्यूटर के नोट्स के लिए आप सब चैनल को पेज पर जाएं। वहां पर कांटेक्ट नंबर होगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें, वहां पर भी होगा, तो आप वहां से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। जो आप सबका कंप्यूटर है एकदम पूरा कलरफुल है और एकदम बहुत सटीक लिखा हुआ है, ठीक है, और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं आपके सेशन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन इसमें थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। और बड़ा क्वेश्चन रखने का मतलब ये है कि आप सबका एग्ज़ाम लगा है जूनियर असिस्टेंट एजीटीए का, ठीक है। आप सबका ज़्यादा रिवीजन होगा। कुछ क्वेश्चन इसमें 5-6 क्वेश्चन रिवीजन के दृष्टि से डाले गए हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन नहीं लेकिन घुमा के क्वेश्चन है। और आज हम सब देखेंगे बहुत प्रकार के एल्गोरिदम है ना, जैसे गूगल का हो गया, फेसबुक का हो गया, है ना। और आज हम सब नए क्वेश्चन बहुत देखेंगे, ठीक है, जैसे पेपर में आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि SSL मतलब सिक्योर सॉकेट लेयर एक सुरक्षा प्रोटोकॉल है जो डेटा को इनक्रिप्ट करता है। बिल्कुल बात सही, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP की एक सुरक्षित वर्जन है। ये भी 100% सही है, ठीक है, जिसमें SSL या TLS प्रोटोकॉल प्रयोग होता है। बिल्कुल बात सही। तो जो HTTPS जो सिक्योर है ना, किसके माध्यम से सिक्योर बनता है? SSL या TLS के माध्यम से, ठीक है। तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। कह रहा कि SSL अब पुराना हो गया है, ठीक है, अब इसकी जगह कौन ले रहा है? TLS। क्या बात सही है? बिल्कुल बात सही। ये दोनों देखिए सुरक्षा प्रदान करते हैं, TLS हो गया चाहे SSL हो गया। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट एकदम सही लिखा है, ठीक है। तो दोस्तों, ऐसे जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तब एग्जाम में आपका एकदम माइंड अच्छे तरीके से काम करेगा, ठीक है। और वन लाइनर को ऐसे पढ़ के जाएंगे, अब वो ज़माना ख़त्म हो गया है, ठीक है। अपने को आप अपडेट कीजिए। देखिए यहाँ पर सब सही था, आपको बताए थे, टिक नहीं लगाए थे, तो डी ऑप्शन बनेगा, ठीक है। तो आप सब थोड़ा देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। SSL पूरा नाम सबको याद होना चाहिए। पहले डेटा को सुरक्षित करने के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन अब किसका प्रयोग होता है? TLS का, मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। इसका नया और अधिक सुरक्षित वर्जन है। HTTPS में SSL या TLS का उपयोग होता है, जिसके माध्यम से डेटा सुरक्षित रूप से ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज के सेशन से तो क्वेश्चन जरूर आप सबको पेपर में देखने को मिलेगा, चाहे एजीटीए वाले हो चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन सेट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कह रहा कि कैसे मेमोरी मुख्य स्मृति मतलब मेमोरी से तेज होती है। मुख्य स्मृति कौन होता है? जैसे रैम हो गया, ठीक है, और रोम हो गया। बिल्कुल बात सही है। तो कैसे मेमोरी रैम से भी तेज होती है और रोम से भी तेज होती है। बिल्कुल बात सही है। कारण कि कैसे मेमोरी प्रोसेसर के बाद पास, प्रोसेसर मतलब सीपीयू के बाद पास होते, ये भी बात सही है। देखिए ये सब क्वेश्चन आप सबको बहुत बार करवाए, लेकिन हमेशा अलग अलग के फार्म में क्वेश्चन आप सबसे पूछते हैं, घुमा के पूछते हैं, ठीक है। तीसरा कह रहा कि कैसे मेमोरी अस्थाई मतलब परमानेंट होती है और डेटा को सेव करती है जब तक पावर ऑन हो। तो क्या बात सही है? नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए जो कैसे मेमोरी होती है परमानेंट नहीं होती है, ये वोलाटाइल होती है ना। जब तक विद्युत रहेगा काम करेगा, विद्युत कट जाएगा तो डाटा भी मिट जाएगा।
तो परमानेंट नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है, तो कौन सा बन जाएगा, पहला और दूसरा, ए स्टेटमेंट, सॉरी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप सब यहाँ देख सकते हैं कि कैसे मेमोरी अस्थायी होती है ना, टेम्परेरी होती है, और रैम से भी तेज़ होती है और रोम से भी तेज़ होती है, और सेकेंडरी मेमोरी से भी तेज़ होता है, और प्रोसेसर के बहुत नज़दीक भी होती है, लेकिन ये अस्थायी नहीं होती है, ठीक है। और पावर ऑफ होती, इसमें से जो डेटा होता है ना मिट जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि ये सब भी आप सबको पढ़ाए हैं, ठीक है। कह रहा कि IPv4 में, IPv4 का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 में IP एड्रेस 128 बिट का होता है, बिल्कुल बात सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि IPv6 है, 4 नहीं, IPv4 में IP एड्रेस 64 बिट का होता है, ये बात गलत है। आप सबको कई बार बताए हैं कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है, तो दूसरा वाला क्या हो गया, गलत, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट IPv6 एड्रेस हेक्साडेसिमल प्रारूप 8 ब्लॉक्स में होते हैं, बिल्कुल बात सही है। तो IPv6 क्योंकि ये बड़ा वर्जन है तो इसके लिए हेक्साडेसिमल प्रारूप यूज होता है, ठीक है। तो पहला और तीसरा क्या बन जाएगा, सही, जो कि किस ऑप्शन पर है, ए ऑप्शन पर है, ठीक है, पहला और तीसरा। देखिए IPv4 में IP एड्रेस 32 बिट का होता है, ठीक है, ना कि 64 बिट का, और IPv6 में 128 बिट एड्रेस होता है, और हेक्साडेसिमल में 8 ग्रुप्स में लिखा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही खाली आपसे सब पूछा जाता है कि किस एड्रेस में हेक्साडेसिमल 8 ग्रुप्स में होते हैं, तो आप बताएंगे IPv6। अच्छा, जो IPv6 है ना, IPv4 का नया वर्जन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पहला स्टेटमेंट है, कह रहा कि एक वायरस स्वयं को दोहराता है और प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाता है, बिल्कुल बात सही है। अपने आप को रेप्लिकेट करता है ना, अपने आप को दोहराता रहता है और संक्रमण करता रहता है फाइल को। कह रहा कि वार्म, जैसे वार्म ही अपने आप को प्रतिलिपि बनाता है, ठीक है। वार्म भी वायरस की तरह होता है, लेकिन उसे चलाने के लिए किसी प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल बात सही है। देखिए वार्म जो होता है अपने आप को प्रतिलिपि बनाता है, अपने आप को दोहराता है, लेकिन इसको चलाने के लिए किसी भी प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप एक्टिव होता है, ठीक है। कह रहा कि ट्रोजन हॉर्स खुद को एक उपयोगी प्रोग्राम की तरह छुपा लेता है, लेकिन उसे उपयोगकर्ता के सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ट्रोजन हॉर्स क्या होता है ना, आप सबको लगेगा कि एकदम असली सॉफ्टवेयर है, असली वेबसाइट है, असली प्रोग्राम है, ठीक है, लेकिन ये नकली होता है रियल में, ठीक है। और जब आप इसको कुछ करते हैं तो अपने आप में एक्टिव हो जाता है, तो ये भी बात सही है। तो यहाँ पर तीनों बात सही है, तो किस ऑप्शन पर है, डी ऑप्शन पर, ठीक है। सब स्टेटमेंट क्या है, सही है। दोस्तों आज आप सब देख रहे हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, और यदि आप सबको सेशन पसंद आए तो आप सब वीडियो को ज़रूर आप सब लाइक कीजिए, ठीक है। और लाइक करने का आप सब जानते हैं कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है। उसके माध्यम से क्या होता है ना, हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और इतना तो आप सब कर ही सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए वायरस एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ चिपक कर फैलता है, और वार्म क्या होता है, नेटवर्क के माध्यम से स्वतः फैलता है, और ट्रोजन क्या होता है, उपयोगी सॉफ्टवेयर की तरह देखने वाला प्रोग्राम होता है जो अंदर से नुकसान करता है, ठीक है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा इंटरनेट के माध्यम से स्टोर और एक्सेस किया जाता है, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। और साथ मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मॉडल में यूजर एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उपयोग करता है, नहीं, इसमें यूजर एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करता है, ठीक है। IaaS मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में यूजर को वर्चुअल मशीन और स्टोरेज दी जाती है, ये भी बात सही है। तो कौन कौन सा सही हो गया, पहला और तीसरा, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। तो देख लीजिए क्यों गलत है। सास में यूजर एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करता है, ठीक है, बल्कि उसे इंटरनेट पर एक्सेस करता है, जैसे जीमेल हो गया, गूगल डॉक्स हो गया, है ना, ये सब सेवा देता है। IaaS में क्या होता है, में हार्डवेयर
वीएम स्टोरेज जैसी सुविधाएं जो होता है ना वर्चुअल रूप में दी जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्या स्टेटमेंट कह रहा है कि डेडलॉक तब होता है जब दो या दो से अधिक प्रोसेसेस एक दूसरे के संसाधनों की प्रतीक्षा में फंस जाते हैं। बिल्कुल बात सही है। डेडलॉक से बचने के लिए बैंकर्स एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल, बस ये एल्गोरिथम आप सब याद कर लीजिए, पूछा जाता है कीवर्ड में कि बैंकर एल्गोरिथम किस में यूज होता है डेडलॉक से बचने के लिए। करके प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में प्रोसेसेस को मिड में ही हटाया जा सकता है ताकि डेडलॉक को रोका जा सके। ये भी बात सही है। तो यहाँ पर भी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सब सही हो जाएगा। तो सब सही होगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन सही। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए डेडलॉक एक क्लासिकल समस्या है जिसे बैंकर्स एल्गोरिथम और प्रिमिटिव शेड्यूलिंग से नियंत्रित किया जा सकता है। प्रिमिटिव का मतलब किसी रनिंग प्रोसेसेस को संसाधन से हटाकर किसी को देना होता है जिससे डेडलॉक रोका जा सकता है। ठीक है। अच्छा, ये सब जो वर्ड है ना, जैसे प्रिमिटेशन हो गया, ठीक है, और बैंकर्स एल्गोरिथम हो गया, जब आप सब नोट्स पढ़ेंगे ना इन सब के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। एल्गोरिथम तो एक ही टॉपिक हो उस पर लिखा, जितने भी प्रकार के एल्गोरिथम है सब एक साथ आप सबको मिल जाएगा नोट्स में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कह रहा है कि फिशिंग में उपयोगकर्ता को नकली वेबसाइट पर भेजकर उसकी जानकारी चुराई जाती। बिल्कुल बात सही। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि रैंसमवेयर कंप्यूटर को लॉक कर देता है। बिल्कुल बात सही है। और फिर पैसे मांगता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है रैंसमवेयर। इसमें क्या होता है, आपके सिस्टम को लॉक कर देगा और फिर फिरौती मांगेगा, पैसे मांगेगा, रंगदारी मांगेगा। ठीक है, ये भी बात सही, दोनों सही था। कह रहा कि फायरवॉल एक प्रकार का हार्डवेयर होता है जो फिजिकल डिवाइस को वायरस से बचाता है। ये बात गलत है। फायरवॉल हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर भी होता है ना, तो दूसरा आपका गलत है। तो पहला और दूसरा कौन सा बन जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पहला और दूसरा क्या है? सही है। देखिए, फायरवॉल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों रूप में होता है और यह नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करता है, ना कि फिजिकल वायरस से रक्षा करता है। फिशिंग और रैंसमवेयर दोनों ऑनलाइन हमले की विधियां होती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा कि पहला स्टेटमेंट है कि टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है जो डेटा की गारंटी देता है। बिल्कुल बात सही है। आप सबको हमेशा बताते हैं दूसरे तीसरे दिन, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा कि यूडीपी में डेटा जल्दी ट्रांसफ़र होता लेकिन डिलीवरी की गारंटी नहीं देता। ये भी बात सही है। देखिए, टीसीपी और यूडीपी में दोनों की अगर हम कंपेयर करें ना, तो टीसीपी धीमा होता है, यूडीपी तेज़ होता है। टीसीपी डेटा की गारंटी देता है, यूडीपी डेटा की गारंटी नहीं देता है। ठीक है। कह रहा कि एचटीटीपी एक ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल होता है। क्या बात सही है? और जो वेब ब्राउजिंग के लिए उपयोग होता है। आप सबको ओएसआई मॉडल की लेयर सब बताए हैं, प्लेलिस्ट में आप सब जाकर देखिए। इतना सारा वीडियो प्लेलिस्ट में है ना, मैराथन है, वीडियो है, आप सब इतना देख लेंगे ना आराम से, बहुत अच्छा नंबर आप सबका आ जाएगा केवल यहीं से। और आप सबको बार बार कहते हैं कि इधर उधर भटकने से अच्छा एक जगह रुक कर आप सब पढ़िए। ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम नहीं करता है। ठीक, तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा यहाँ पर गलत है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम नहीं करता, तब किस लेयर पर काम करता है ये? ठीक है, एप्लीकेशन लेयर पर। देखिए, एचटीटीपी एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, ना कि ट्रांसपोर्ट लेयर। जबकि टीसीपी यूडीपी दोनों किस लेयर पर काम करते हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करते हैं। और ट्रांसपोर्ट लेयर को क्या बोला जाता है? ओएसआई का हार्ट बोला जाता है। जो एसआई लेयर होता है ना, उसका हार्ट किसको बोला जाता है? ट्रांसपोर्ट लेयर को। टीसीपी विश्वसनीय होता है जबकि यूडीपी विश्वसनीय नहीं होता है।
TCP धीमा होता है जबकि UDP तेज होता है। ठीक है, TCP कनेक्शन ओरिएंटेड होता है जबकि UDP कनेक्शन लेस होता है। तो ये सब बात आप सबको आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा कि डिजिटल इंडिया पहल का उद्देश्य सभी नागरिक सेवा को ऑनलाइन करना। बिल्कुल बात सही है। ठीक है, इसलिए तो मोदी जी ने डिजिटल इंडिया क्रांति लाए थे, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटलीकरण हो सके। और उसका प्रभाव आप सभी देख ही रहे हैं। आप सब अपने घरों में बैठकर, अपने लाइब्रेरी में बैठकर, अपने रूम में बैठकर आराम से वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं अपने घरों पर रहकर। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि ई गवर्नेंस का एक उदाहरण CSC मतलब कॉमन सर्विस सेंटर, ठीक है जो ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवा देता है। बिल्कुल सही है। इसके माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्र है ना, उसमें सेवाएं प्रदान की, जैसे कोई चीज़ आधार कार्ड हो गया, आय जाति निवास प्रमाण पत्र, मतलब कुछ भी हो तो यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, कह रहा कि RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और NEFT इसका पूरा नाम आप सबके पेपर में पूछा गया है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ई गवर्नेंस से संबंधित सामाजिक योजना है। क्या सामाजिक योजना है क्या? तो देखिए ऐसे कीवर्ड में आप सबको एग्जामिनर फंसाता है। ये सामाजिक योजना नहीं है, ये दोनों जो है ना बैंकिंग से संबंधित है, ना कि सामाजिक योजना है। तो पहला और दूसरा सही है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा गलत है। तो आप सब यहाँ पर देख सकते हैं कि RTGS और NEFT बैंकिंग प्रणाली से संबंधित भुगतान सेवा है, न कि सामाजिक योजना, जबकि डिजिटल इंडिया और CSC दोनों ई गवर्नेंस के प्रमुख भाग हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लक्ष्य मशीनों को मानव जैसी सोच और निर्णय सक्षम बनाना। बिल्कुल बात सही है। कह रहा कि मशीन लर्निंग में एल्गोरिथम डेटा से सीखते हैं बिना स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए। क्या बात सही है? कह रहा कि बिल्कुल बात सही है, दूसरा सही है। कह रहा कि डीप लर्निंग केवल इमेज प्रोसेसिंग के लिए उपयोग होता है, NLP के लिए। NLP मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्राम, एक बात गलत है। ठीक है, इसके लिए भी प्रयोग होता है। तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा क्या गलत है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला दूसरा सही। देखिए डीप लर्निंग NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्पीच रिकग्नाइजेशन, इमेज प्रोसेसिंग सभी के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, ये केवल इमेज तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों स्टेटमेंट सही, दोनों स्टेटमेंट तो पहला और दूसरा, तीसरा गलत था। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि गूगल का पेज रैंक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्गोरिथम में वेब पेज की गुणवत्ता और लिंक पर आधारित रैंकिंग तय करता है। क्या बात सही है? देखिए जो गूगल का पेज रैंक है, क्या पेज रैंक एल्गोरिथम में जो है वेब पेज की गुणवत्ता और लिंक पर आधारित रैंकिंग तय करता है। बात सही है। कह रहा कि गूगल का BERT एल्गोरिथम में प्राकृतिक भाषा समझने में सहायक करता है। बिल्कुल बात सही है। कह रहा कि पेंगुइन एल्गोरिथम में वेबसाइट को तेज़ी से इंडेक्स करने के लिए बनाया गया है, ये भी एक एल्गोरिथम है। ठीक है, ये बात गलत है। ये पेजिंग के लिए इसका प्रयोग जो वेबसाइटों को तेज़ी करने के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा गलत है। ठीक है, देखिए क्यों गलत है। पेज रैंक वेबसाइट की लिंक वैल्यू पर आधारित होता है। ठीक है, BERT का पूरा नाम सबको याद होना चाहिए, और बाई डायरेक्शनल इनकोडर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ट्रांसफार्मर। NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या प्रोग्राम समझने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेकिन पेंगुइन एल्गोरिथम स्पैम लिंक, ध्यान देना, पेंगुइन एल्गोरिथम किसके लिए होता है? स्पैम लिंक और कीवर्ड स्टफिंग से निपटने के लिए था। ठीक है, ना कि फास्ट इंडेक्सिंग के लिए। तो पेंगुइन एल्गोरिथम है, याद कर लीजिए, पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसा क्वेश्चन आप सबको बहुत कम ही जगह मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम यूजर की गतिविधि, रुचि
और रिश्तों के आधार पर पोस्ट की प्राथमिकता तय करता है। बिल्कुल बात सही है। ठीक है, आप सब देखते होंगे जो रील आता है ना, तो रील आप सब तो लाइक कर देते हैं। ठीक है, रील आप सब देखेंगे तो उसको लाइक कर देंगे, लेकिन हमारा वीडियो आप सब लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये बात गलत बात है ना। वीडियो को भी आप सब लाइक कीजिए और जो आप सबको अच्छा लगे वो लाइक कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, यूट्यूब का एल्गोरिथम वॉच टाइम और CTR मतलब क्लिक थ्रो रेट को अधिक प्राथमिकता देता है। बिल्कुल बात सही। अच्छा, वॉच टाइम का CTR का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे मान लेते हैं हम वीडियो अपलोड किए, सुबह मान लेते अपलोड किए, आप सब मान लेते हैं सुबह 8 बजे हमारा वीडियो अपलोड हो गया। ठीक है, और आप सब अपना मोबाइल ओपन करते हैं 9 बजे। ठीक है, तो आप हमारा वीडियो ऐसे आप सबके एकदम होम पेज पर ऐसे मतलब मिल जाएगा आप सबको। यदि आप सबका पढ़ने का मूड होगा तब तो इस पर आप क्लिक कर देंगे, क्लिक करके पढ़ने लगेंगे। नहीं पढ़ने का मूड होगा कंप्यूटर तो आप क्या करेंगे, ऐसे स्क्रॉल करके ऊपर नीचे कर लेंगे। जो आपको वीडियो अच्छा लगेगा फिर आप उसको पढ़ेंगे, उसको देखेंगे। ठीक है, यही होता है CTR। ठीक है, तो ये भी बात सही है। कह रहा कि फेसबुक एल्गोरिथम केवल लाइक की संख्या के आधार पर पोस्ट को प्रमोट करता है। अच्छा, फेसबुक पर लाइक होता है ना, क्या लाइक आप करते तो वीडियो को प्रमोट करता है? लाइक नहीं, लाइक भी होता है, कमेंट्स भी होता है, शेयर भी होता है ना। ये सब भी फैक्ट डिपेंड करता है ना। जिस वीडियो पर ज़्यादा लाइक होगा, ज़्यादा कमेंट्स होंगे, ज़्यादा शेयर होंगे, वो फेसबुक क्या करता है, उसको और क्या करता है, प्रमोट करता है। ठीक है, तो इसीलिए आप सबसे हम भी कहते हैं कि आप सब वीडियो को लाइक भी कीजिए। ठीक है, ताकि हमारा भी वीडियो थोड़ा बहुत प्रमोट हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12 का? तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए छोटे चैनल को बहुत कम ही लोग सपोर्ट करते हैं। ठीक है, बड़े चैनल वाले तो भर भर करते हैं। फेसबुक अब केवल लाइक नहीं बल्कि कमेंट्स, शेयर, एंगेजमेंट, ठीक है, कनेक्शन जैसे तत्वों को भी देखता है। ठीक है, इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों व्यक्तिगत अनुभव को बेहतर करने के लिए कई फैक्टर पर एल्गोरिथम बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि UPI रियल टाइम में बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करने की सुविधा देता है। बिल्कुल बात सही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। कह रहा कि AEPS, यहाँ से भी क्वेश्चन आप सबसे पूछा गया है। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम में ट्रांजैक्शन केवल नेट बैंकिंग से होता है? नहीं, इसमें आधार कार्ड से होता है ट्रांजैक्शन। ठीक है, नेट बैंकिंग से नहीं होता। कह रहा है कि मोबाइल वॉलेट्स जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम है ना आदि में KYC पूर्ण ना होने पर सीमित लेन देन की अनुमति होती है। बिल्कुल बात सही है। तो पहला और तीसरा तो कहाँ पर हो जाएगा, C ऑप्शन पर। ठीक है, तो आप सब देख सकते हैं AEPS बायोमेट्रिक आधारित सिस्टम है जो आधार नंबर से बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं, नेट बैंकिंग से नहीं। UPI और मोबाइल वॉलेट दोनों स्टेटमेंट सही था, मतलब पहला और तीसरा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा कि IMAP सर्वर पर ईमेल को सिंक करता है जिससे आप उसे कई डिवाइस पर एक्सेस कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, ईमेल से संबंधित क्वेश्चन है। और POP3 ईमेल सर्वर से हटाकर केवल एक डिवाइस पर डाउनलोड करता है। यहाँ देखिए केवल लगा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं केवल हरदम गलत होता है, बात सही है। POP3 क्या करता है, देखिए IMAP और POP3 दोनों का काम होता है ईमेल को प्राप्त करना। अंतर क्या है, IMAP इसे सर्वर पर ही रखे रहता है, जबकि POP3 क्या करता है, सर्वर से डाउनलोड कर लेता है और फिर सर्वर से डिलीट कर देता है। और IMAP को आप कहीं से भी किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जबकि POP3 में ऐसा नहीं है। तो दूसरा भी सही है। कह रहा कि SMTP का प्रयोग ईमेल को प्राप्त करने के लिए किया था? नहीं, देखिए दो होते हैं, रिसीव करने के लिए, ये होता है भेजने के लिए, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो पहला और दूसरा सही बन जाएगा, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, आप सब यहाँ देख सकते हैं कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के लिए प्रयोग होता है, ना कि प्राप्त करने के लिए। ईमेल को प्राप्त करने के लिए दो प्रोटोकॉल है, IMAP और POP3, आप सबको समझा चुके हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा कि एक्सेल में वी लुकअप एक वर्टिकल लुकअप फंक्शन है जो कॉलम में डेटा को खोजता है। ये सब तो आप सबको रट गया होगा। कॉन्कनेट फंक्शन का उपयोग कई टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए किया जाता है। बिल्कुल बात सही, ये भी आप सबको कई बार बताए हैं। और सम ए फंक्शन केवल न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ कार्य नहीं करता बल्कि टेक्स्ट के आधार पर भी इसको जोड़ सकता है। ये भी बात सही है। तो यहाँ पर भी सब सही है, तो सब सही है तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? डी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, देखिए वी लुकअप वर्टिकली कॉलम में सर्च करता है, कॉन्कनेट टेक्स्ट को जोड़ता है, सम इफ कंडीशन पर आधारित जोड़ करने के लिए फंक्शन है जो टेक्स्ट कंडीशन जैसे नेम अमित है ना पर भी काम कर सकता है, नंबर भी काम करेगा, टेक्स्ट पर भी काम करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एमएस वर्ड में रेफरेंस टैब का प्रयोग टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट्स और सिटेंशंस जोड़ने के लिए किया जाता है। देखिए रेफरेंस टैब में होता है ना, फुटनोट होता है, एंड नोट होता है ना, पहला तो सही है। एमएस एक्सेल में फार्मूला टैब में लुकअप, लॉजिकल, मैथ और ट्रिंग फंक्शन मिलते हैं, ये भी बात सही है। पावर पॉइंट में ट्रांजिशंस टैब से टेक्स्ट के भीतर एनिमेशन लगाया जाता है, एक गलत है। ठीक है, पहला और दूसरा सही है और तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है। देखिए पावर पॉइंट में जो ट्रांजिशन स्लाइड्स के बीच में एनिमेशन निर्धारित करता है, टेक्स्ट एनिमेशन नहीं। टेक्स्ट के एनिमेशन के लिए एनिमेशन टैब का प्रयोग होता है, मतलब एनिमेशन टैब खुद ही होता है। ठीक है, उसमें क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा कि MIME पूरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस का प्रयोग ईमेल में इमेज, ऑडियो, वीडियो ये सब अटैचमेंट्स भेजने के लिए किया जाता है। बिल्कुल बात से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका तो पूरा नाम ही। दूसरा क्या है कि ईमेल हेडर्स में केवल सेंडर और रिसीवर की जानकारी होती है, ये बात गलत है। ठीक है, और IMAP और POP3 ईमेल को प्राप्त करने के लिए प्रयोग होता है और जबकि SMT भेजने के लिए, इसे आप अभी ऊपर पढ़ चुके हो। तो पहला और तीसरा सही है, जब जो कि किस ऑप्शन पर है? ऑप्शन ए पर है। तो यहाँ सब आप सब देख सकते हैं, ईमेल हेडर में सेंडर, रिसीवर के अलावा डेट भी होता है, सब्जेक्ट, रिटर्न पाथ, ऑथेंटिकेशन, रिजल्ट्स आदि भी शामिल हैं। MIME मल्टीमीडिया कंटेंट भेजने का आधार है, SMTP भेजने का माध्यम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट फेसबुक का एल्गोरिदम एंगेजमेंट बेस्ड रैंकिंग पर काम करता है, जैसे लाइक, कमेंट्स, शेयर के आधार पर। बिल्कुल बात है, इसे अभी आप ऊपर एक्सप्लेन इसके बारे में किए थे। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? कह रहा कि मीनिंगफुल इंटरेक्शन जैसे लंबे कमेंट्स, पर्सनल मैसेज एल्गोरिदम में हाई वैल्यू रखते हैं। बिल्कुल बात सही, दूसरा भी स्टेटमेंट सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि फेसबुक एल्गोरिदम केवल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पोस्ट दिखाता, ना कि प्रायोरिटी के आधार पर, एक बात गलत है। ठीक है, तो पहला और दूसरा सही बन जाएगा। ठीक है, तो आप सब यहाँ पर देख सकते हैं कि फेसबुक एल्गोरिदम अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर आधारित नहीं है। ठीक है, यह सिग्नल्स जैसे लाइक, वॉच टाइम, सेव पोस्ट, कमेंट्स के आधार पर कंटेंट को प्रायोरिटीज करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि रैंक ब्रेन एक मशीन लर्निंग आधारित एल्गोरिदम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा रैंक ब्रेन क्या है, जो सर्च क्वेरीज को बेहतर समझता है। बिल्कुल बात सही है, और गूगल के कोर अपडेट साइट की डिजाइन को देखते हैं, ना कि कंटेंट और अथॉरिटी को, ये बात गलत है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। कह रहा कि हेल्पफुल कंटेंट अपडेट्स कम उपयोगी सामग्री को सर्च रिजल्ट्स के नीचे देता है, ये बात सही है। ठीक है, तो पहला और
तीसरा जो कि है ऑप्शन नंबर ए पर। ठीक है, तो आप सब यहाँ पर देख भी सकते हैं कि गूगल कोर अपडेट्स वेबसाइट के कंटेंट, ठीक है, इसका पूरा नाम है EEAT, मतलब एक्सपेंशंस एक्सपर्टाइज ऑथोरिटी। एक मिनट, ऑथोरिटी टेंटी वेनस और ट्रस्ट वर्थनेस को देखता, ना कि सिर्फ डिजाइन को। और ये जो रैंक ब्रेन क्वेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए AI पर आधारित सिस्टम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या चीज़, रैंक ब्रेन, ठीक है, ये पूछा जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 20, 5 क्वेश्चन और है। देखिए, DDoS डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, पूरा नाम आप सब रट लीजिए। हमले में मल्टीपल सिस्टम को एक ही सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजी जाती ताकि उसे डाउन किया जा सके। बिल्कुल बात सही है। ये देखिए एक प्रकार के अटैक है ना, मान लेते हैं कोई सर्वर, इस पर इतना ज़्यादा इस पर सर्वर भेज देंगे, ठीक है, अटैक कर देंगे कि ये डाउन हो जाता है। जैसे जब आप सब फार्म कोई ऑनलाइन करवाते हैं, जब लास्ट डेट रहता है ना, तो सरकार का वेबसाइट ही डाउन हो जाता है, ऐसे ये भी है। ठीक है, DDoS बोट नेट हज़ारों कंप्यूटर से ट्रैफिक भेजकर नेटवर्क कम जाम किया जाए। बोट नेट का प्रयोग करते हैं ना, जो ऑटोमेटिक होते हैं, ये भी बात सही है। DDoS हमलों से बचाव के लिए केवल फायरवॉल लगाना पर्याप्त है, ये बात गलत है। केवल फायरवॉल इसको नहीं रोक पाता है। ठीक है, तो पहला और दूसरा आपका सही है। देखिए, फायरवॉल केवल शुरुआती स्तर की सुरक्षा देता है। DDoS से बचाव के लिए लोड बैलेंसर, क्लाउड बेस्ड प्रोटेक्शन, और जैसे क्लाउड फ्लेयर, रेट लिमिटिंग, ये सब जरूरी होता है। बोटनेट से होने वाला ट्रैफिक फायरवॉल को भी पार कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, पहला आकर कि SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में एप्लीकेशन पूरी तरह से क्लाउड पर उपलब्ध होती है, जिसे यूजर सीधे उपयोग कर सकता है। क्या बात सही है? तो सही है। IaaS मॉडल में यूजर को ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन खुद इंस्टॉल करने देता है, नहीं, एक गलत है। पास मॉडल में यूजर को नेटवर्किंग हार्डवेयर पूरा नियंत्रण मिलता है। क्या बात सही है? तो क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी ये मिस्टेक है। देखिए, दूसरा सही था, ठीक है, और तीसरा मिस्टेक था। इसमें नेटवर्किंग हार्डवेयर का पूरा नियंत्रण नहीं मिलता। और इसमें क्या होता है, इसमें प्लेटफार्म प्रदान करता है, जैसे कोई एप्लीकेशन बनाना हो, ठीक है, कोई ऐप बनाना हो, तो ये प्लेटफार्म प्रदान करता है कौन, IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो पहला दूसरा सही था, तीसरा क्या था, गलत था। देखिए, प्लेटफार्म एज ए सर्विस में यूजर को प्लेटफार्म मिलता है कोडिंग के लिए एनवायरनमेंट डेटाबेस, लेकिन हार्डवेयर कंट्रोल नहीं होता है। और साथ में यूजर्स केवल एप्लीकेशन को एक्सेस करता है, जैसे कि गूगल डॉस हो गया, और IaaS में उसे पूरा सर्वर इन्वायरमेंट कंट्रोल करना होता है। ठीक है, तो प्लेटफार्म किसमें प्रदान करता है, पास में, प्लेटफार्म एज ए सर्विस। क्वेश्चन नंबर 22, HTTP प्रोटोकॉल 80 का प्रयोग करता है, जबकि HTTPS 443, बिल्कुल बात सही है। आपको एक सेशन लिए थे छोटा वाला, वो भी प्लेलिस्ट में आप सब जरूर जाकर देखें सब वीडियो को। DNS के लिए स्टैंडर्ड पोर्ट 53 होता है, ये भी बात सही है। EFTP के लिए फाइल पोर्ट नंबर 21 होता है। देखिए, दो होता है, एक होता है 20, एक होता है 21, ठीक है, EFTP के लिए। जबकि SFTP मतलब सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल 22 पर आधारित है, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर सब सही है, तो डी ऑप्शन बन जाएगा। देखिए, HTTP के लिए 80, HTTP के लिए 443, DNS के लिए 53, और फाइल ट्रांसफ़र के लिए 21, EFTPS के लिए सिक्योर फाइल इसके लिए 21, और SFTP के लिए 22 पोर्ट नंबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23,
कह रहा कि OSI मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर एंड टू एंड कम्युनिकेशन को मैनेज करती है। बिल्कुल बात सही है, ठीक है। TLS इसी पर तो आधारित है। और सेगमेंटेशन डिससेगमेंटेशन करती है, सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि सेशन लेयर का काम डायलॉग कंट्रोल और सेशन इनेबल करना होता है, नहीं, इसका काम नहीं होता है। तीसरा स्टेटमेंट है कि नेटवर्क लेयर केवल मैक एड्रेस को पहचानती है और IP एड्रेस का कार्य एप्लीकेशन लेयर पर करता है, ये भी बात सही है। तो कौन सा सही हो जाए? देखिए यहाँ पर तीसरा मिस्टेक है, दूसरा वाला सही है। एप्लीकेशन सेशन लेयर का काम डायलॉग कंट्रोल और सेशन इनेबल का होता है, ठीक है, यह थोड़ा मिस्टेक हो गए। दूसरा वाला सही है, ठीक है। और नेटवर्क लेयर केवल मैक एड्रेस को नहीं, ठीक है, बात गलत है। तो पहला और कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा वाला, ठीक है। देखिए नेटवर्क लेयर IP एड्रेस के साथ काम करती है, मैक एड्रेस डाटा लिंक लेयर पर काम करता है। IP एड्रेस को एप्लीकेशन पर काम या कह सकते हैं नहीं पहचानता, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट लेयर पर TCP UDP काम करता है, जिसके जरिए रिलायबिलिटी होता है, ठीक है। और सेशन लेयर पर सेशन लेयर कंट्रोल होता है, जैसे स्टार्ट स्टॉप, है ना, रिज्यूम, ये सब काम करता है। तो जो OSI मॉडल के लेयर है ना, आप सब प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को देखें, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 24, पहला स्टेटमेंट है, कह रहा कि सुपरवाइज लर्निंग में लेबल डेटा का उपयोग होता है और आउटपुट पहले से तय होता है। देखिए सुपरवाइज जो लर्निंग होता है, इसको आप सबको कई बार बताए हैं, ठीक है। इसमें लेबल डेटा यूज होता है और इतना तो सब लोग जानते थे इसमें लेबल डेटा, लेकिन ये जो एक लाइन एक्स्ट्रा लिख दिया गया है, आउटपुट पहले से क्या इसमें तय होता है? जी हाँ, इसमें पहले से जब लेबल डेटा रहेगा जाहिर सी बात है पहले से इसमें तय होगा। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्लस्टरिंग एल्गोरिथम जैसे के मीन्स प्रयोग होता है, ये भी बात सही है। रेनफोर्समेंट लर्निंग एक प्रकार का सुपरवाइज लर्निंग है जिसमें फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क काम कर। देखिए रेनफोर्समेंट एक प्रकार का सुपरवाइज लर्निंग नहीं होता, इसमें क्या होता है, रिवार्ड और पनिशमेंट पर ये सीखता है, ठीक है। तो पहला और दूसरा सही है। तो देखिए कि जो रेनफोर्समेंट लर्निंग सुपरवाइज लर्निंग नहीं होता है, बल्कि इसमें रिवार्ड बेस्ड सिस्टम होता है। एजेंट इन्वायरमेंट से सीखता है, जैसे गेम्स में स्कोर बढ़ाना। फीड फॉरवर्ड NN एक तकनीक है, लेकिन वह रेनफोर्समेंट का अनिवार्य भाग नहीं है, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है IDS, इसका पूरा नाम सबको याद होना चाहिए, ठीक है। केवल हमले की पहचान करता, उसे रोकता नहीं है, बिल्कुल बात सही है। IPS क्या होता है? हमले की पहचान के साथ साथ उसको ब्लॉक भी करता है। देखिए IDS हमले की पहचान तो कर लेता है लेकिन उसको रोकता नहीं है, जबकि IPS में क्या होता है, इसमें हमले की पहचान भी कर लेता है और उसको ब्लॉक भी कर देता है। तो दोनों बात सही है। ट्रांजिशनल एंटीवायरस केवल सिग्नेचर बेस्ड हमलों को ही पहचान सकता है और ह्यूरिस्टिक हमलों को नहीं, ये बात गलत है, ठीक है। तो पहला और दूसरा क्या बन जाएगा? सही। एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप सब यहाँ पर देख सकते हैं कि मॉडर्न एंटीवायरस अब ह्यूरिस्टिक बिहेवियर बेस्ड डिटेक्शन भी करता है, जबकि पुराने सिर्फ सिग्नेचर बेस्ड था। IDS हमले की जानकारी देता है लेकिन IPS उसे ब्लॉक भी कर देता है, ठीक है। तो दोस्तों आप सबको सेशन कैसा लगा, आप सब कमेंट बॉक्स में अपनी राय को ज़रूर बताएं। और आप सब 25 में से आप सबका कितना क्वेश्चन सही हुआ, ये सब भी आप सब इसको ज़रूर बताएं, ठीक है। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और अपने जितने भी ग्रुप हैं आप सब अपने ग्रुप में ज़रूर भेजें, ठीक है। इससे क्या मिलता है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और अभी तो इतना ही पर्याप्त है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब अपनी पढ़ाई करते रहें, ठीक है। केवल रिवीजन आप सब करते हैं, जितना रिवीजन आप सब कर पाएँ, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, टेक केयर।